Good morning to all of you. Today I will start new chapters of science for class 8. Chapter name is friction. हम फ्रिक्शन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के अंतर्गत फॉर क्लास 8 के लिए। इससे पहले हमने पढ़ाया था क्लास 8 में फोर्स एंड प्रेशर। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव स्टडी द चैप्टर and make all the questions answer of that chapter. Now let's start the new chapter, that is the friction, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट रहता है, जब जुड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ये बॉडी हो गया और एक ये बॉडी हो गया, तो इस बॉडी का जो इनर सरफेस है और इस बॉडी का जो आउटर सरफेस है, जब आपस में दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। जब दो बॉडी जब कांटेक्ट में रहते हैं तो फ्रिक्शन लगना ज़रूरी है। वो निर्भर करता है कि आपका सरफेस है कैसा। अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर आपका सरफेस रफनेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं चैप्टर को और हर एक पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। तो देखिए द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि जब दो बॉडी आपस कांटेक्ट में रहते हैं, दो बॉडी जब आपस में जुड़ते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, एक बॉडी फिक्स रहता है, दूसरा मूव करता रहता है, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो देखिए यहाँ पे कि अगर ये सरफेस है और इस सरफेस पे ये हमने एक बॉडी रख दिया, ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी, और ये क्या है, सरफेस है, जिस पे आप क्या कर रहे हो, बॉडी को मूव करा रहे हो। तो अगर बॉडी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ बॉडी है आपका, मूवमेंट ऑफ बॉडी इस डायरेक्शन में है आपका राइट हैंड साइड में, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा इस बॉडी के टॉप सरफेस से और इस बॉडी के बॉटम सरफेस पे लगता है। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शन। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉमनली कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। और हमेशा ये क्या करता है, बॉडी को अपोज करता है, रोकता है, मतलब उसके मोशन, मतलब उसके गति में स्पीडनेस लाने में क्या करता है, उसको अपोज करता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा देता है। इट इज़ द रीज़न वाई द मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। तो कुछ दूरी तय करने के बाद जो आपका बॉल लाता है वो रुक जाता है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। द बॉल स्टॉप बिकॉज द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड ऑफर ए फ्रिक्शन टू द सर्फेस ऑफ ए बॉल इन मोशन। सिंस द फ्रिक्शन एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉल, सो इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। इसलिए कुछ दूरी तय करने के बाद जो बॉल आपका मूव कर रहा था ग्राउंड के ऊपर, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सिमिलरली व्हेन ए पर्सन अप्लाई ए ब्रेक टू मूविंग बाईसाइकिल, the surface of the brake offer a friction to the surface of a moving wheel and the bicycle stop because of friction। जैसे आप पैडलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल आप लोग सभी लोग चलाते होंगे। जब चलाते हैं तो क्या होता है कि पैडल मारते हैं व्हील के ऊपर, हैंडल निकला रहता है उसका पैडल का, तो वहाँ पे जब आप प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो पैडल के ऊपर, तो व्हील क्या होता है, रोटेट करता है, और जितने फोर्स से लगाते हो उतनी तेज़ी से वो क्या होता है, जो रिंग होता है आपका मूवमेंट करता रहता है। लेकिन जब आप फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो व्हील रहेगा आपका स्टॉप हो जाएगा, पैडल मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोड था और जो साइकिल के व्हील थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, जिसके कारण से आपका जो बाईसाइकिल था वो स्टॉप हो जा रहा था। फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस का मतलब जहाँ पे एक सरफेस दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है, इंटरलॉक होता है। जैसे कि आपको बताता हूँ, जैसे ये इस तरह के जिग जैग फॉर्म में बना रहता है, ये एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया, मान लीजिए
ये क्या होते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं किसी भी दो सरफेस के, ये इंटरलॉक हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में लग जाता है। तो यहाँ पे दिया है नो सॉलिड सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। आप जितने भी सॉलिड सरफेस जिस पे आप चलते हैं, जिस ज़मीन पे आप मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब सरफेस जो है स्मूथ नहीं होता है। स्मूथ नहीं होने के कारण वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा लगता है। अगर यही सरफेस स्मूथ रहता तो हम तुरंत गिर जाते, खड़े नहीं हो पाते। दिस मीन्स ऑल द सॉलिड सरफेस आर रफ। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम द सरफेस टू सरफेस। सम आर मोर रफ while some are less. Even surface which look smooth to the naked eye is actually rough. In case of highly rough surface, the surface roughness can be seen या felt easily. देखते हैं जहाँ पे आप लोग चलते हैं वहाँ पे क्या होता है कि अगर सड़क जो है ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ का मतलब रफनेस ज़्यादा है, तो आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं। जब आप धीरे धीरे चलते हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा लगता है, घर्षण क्या होता है, ज़्यादा लगता है। अगर आप बचा के नहीं चलेंगे तो आपका बॉडी जो है बैलेंस में नहीं हो पाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा और वहाँ पे आप गिर सकते हैं। हाउएवर द सरफेस विच अपीयर टू बी स्मूथ, द सरफेस रफनेस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द सरफेस रफनेस इज शोन ऑन द साइड। अगर मान लीजिए जहाँ पे रफनेस आपके आँखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जहाँ पे दिखाई दे देता है तो वहाँ पे आप स्लो डाउन हो जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और कहीं पे ऐसा भी होता है कि रफनेस आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन चुभता है आपको पैर में, मतलब आपका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर आप वहाँ पे रफनेस को देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक माइक्रोस्कोप ले लीजिए, उस माइक्रोस्कोप से आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे क्या चीज़ पार्टिकल्स है जो कि हमारी स्पीड को क्या कर रहा है, वो स्लो डाउन कर रहा है। When a body is pulled over another, those heels or valley interlock with each other and oppose the relative motion between the two bodies. This gives rise to the frictional force. The frictional is due to the roughness of the surface in the contact. अब देखिए यहाँ पे अगर रफनेस सरफेस ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगना ज़रूरी है, फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो बॉडी क्या होगा, स्लाइड करेगा, मूव करेगा। ऐसे ही आप रख दिए, वो बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे बारिश वारिश हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा अमाउंट में लगता है। टू रफ सरफेस when placed together meet only at a certain point. The atom or molecules present in such point due to the electrostatic that is called force of attraction. जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था इंटरलॉकिंग के बारे में, वहाँ पे भी क्या करता है, वो इंटरलॉक कर जाते हैं, जो कि जिसके वजह से वहाँ पे एडिशन फोर्स ज़्यादा अमाउंट में लगता है और बॉडी जो है आसानी से मूव नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है दो एटम या पार्टिकल्स के बीच में। When one body is made to be move over the other, the force of addition oppose the motion. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर इंटरलॉकिंग होना शुरू हो जाता है, तो जब इंटरलॉकिंग होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कतें पैदा हो जाती है। मतलब मूवमेंट, मोशन के अंदर स्पीड ऑफ मोशन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जब स्पीड ऑफ मोशन कम हो जाता है, मतलब जो गति होती है अगर कम हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा अमाउंट में लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर या उस पार्टिकल्स के अंदर बहुत कम हो जाता है। क्या क्या फैक्टर हैं फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं ऐसे जो प्रभाव डालते हैं फ्रिक्शन को। जैसे कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, ऐसे लेटा हुआ, तो जो लेटा हुआ सरफेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। दिस इज द वर्टिकल और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस को लेते हैं क्योंकि आपका मूवमेंट जो होगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही होगा। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ बॉडी विच मूव्स। देखिए हमने ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने क्या किया, एक बॉडी को रख दिया यहाँ पे।
तो फ्रिक्शन देखिए ये मास के ऊपर कैसे निर्भर कर रहा है। अगर इसका मास का वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा भारी अगर रहता है तो ये मूवमेंट करेगा ही नहीं, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। ये कोई वेटेड पार्टिकल्स है, ये कोई वेटेड पार्टिकल्स है जो ज़्यादा भारी है, जो इस ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जो फ्रिक्शन होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? मास के ऊपर भी निर्भर करता है, बॉडी के वेट के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो मूवमेंट होने में दिक्कतें आएगी, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा उसमें। दूसरा पॉइंट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। हाँ, दूसरा पॉइंट है, एक तो इसके वेट के ऊपर निर्भर कर रहा है, दूसरा जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है उसके ऊपर भी ये क्या करता है? निर्भर करता है। तो ये सरफेस कैसा होना चाहिए? अगर ये सरफेस आपका रफनेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, एकदम लुब्रिकेंट है या ऑयली है तो एकदम फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। तो देखिए फ्रिक्शन कैन बी स्टैटिक भी हो सकता है, स्लाइडिंग भी हो सकता है, ठीक है, और रोलिंग भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दी स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, स्टैटिक है कि रोलिंग है कि स्लाइडिंग है। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपका ये मास है, वेटेड पार्टिकल से, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द मास। अब देखिए होगा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है कि इस बॉडी को मूव कराने में स्टार्टिंग में इनिशियल में तो ये तो रेस्ट पे रहेगा, रुका रहेगा। ये ऐसे जैसे मान लीजिए एक कोई मास है और इस सरफेस के ऊपर हमने रख दिया, तो इसके अंदर मोशन लाने में जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब थोड़ा सा अगर फोर्स हम लगा देंगे तो ये बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशन आएगा। तो जो ये मोशन आता है बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब उसको ऑब्जेक्ट को मूव कराने में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी क्या था? आपका रेस्ट पोजीशन में था। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए रेस्ट टू मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जब स्टार्टिंग में क्या करता है उसको मोशन में लाने में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप लोग छोटे बच्चे खेलते होंगे, आप लोग देखते होंगे, ये वाला गेम खेले होंगे आप लोग। स्लाइडिंग करने के लिए अगर ये वर्टिकल कोई पोल दे दिया गया, यहाँ पे स्लाइड करने के लिए हो गया, या कोई ट्रक से कोई सामान नीचे गिराया जाता है, ये स्लाइडिंग करके आता है, ये ऐसे खींच के आता है, ऐसे रगड़ते हुए ऐसे, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। द फ्रिक्शन of the force of friction between two surface in contact when one of them just slide over the other। अब ये नहीं कि जिस पे आप स्लाइड कर रहे हैं वो भी मूव कर रहा है, नहीं, वो मूव नहीं करता है। सिर्फ जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड करता है, मूव करता है, वही सिर्फ क्या करता है, उसके अंदर मोशन होता है, न कि जिस पार्टिकल्स के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है वो मूव नहीं करता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन इज लेस देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। इसमें क्या है, बस थोड़ा सा फोर्स लगाए तुरंत ये क्या होगा, स्लाइड करके नीचे चला आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, बॉडी आसानी से नीचे मूव कर जाता है। ये आपका था क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन देखिए जैसे कि आप बॉल क्या करता है, रोल करता है, घूमते हुए जाता है, या कन्वेयर हो गया वो भी क्या करता है, रोल करते हुए जाता है, मूवमेंट, मतलब ऐसे रोलर लगे रहते हैं, वो ऐसे मूवमेंट करता रहता है, ऊपर से सामान क्या होता है, जाता रहता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, बॉल हो गया, या किसी टेबल के ऊपर पेंसिल रख दीजिए आप, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये लिया, इसके ऊपर हमने ये टेबल, ये बुक है, हमने क्या किया, इस पर दो पेंसिल रख दिया ऐसे। अब देखिए हम इसको मूव करा रहे हैं, डस्टर को, ये मूव करेगा, ये देखिए, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन कर रहा है ना, ये मूवमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि द फ्रिक्शन बिटवीन ए बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लोर
इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे अभी हमने बताया ना आपको, बॉल क्या करता है, रोल करता है ग्राउंड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन वन ऑफ इज रोलिंग ऑन दी अदर, मतलब एक क्या करता है दूसरे ऊपर रोल करता है, घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए फ्रिक्शन कहीं कहीं पे आपको बेनिफिशियल भी है, कहीं कहीं पे फ्रिक्शन आपका हार्मफुल भी है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं मशीन के अंदर, अगर हम लोग देख लेते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस द फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को बहुत ही रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। दैट इज़ वाई ऑल द व्हीकल्स आर माउंटेड ऑन ए व्हील आर बॉल बेयरिंग आर यूज इन ऑल मशीन विच वेयर रोटेटरी मोशन इज रिक्वायर्ड इन बॉल बेयरिंग द एक्सेल रोटेट ऑन द बॉल विदाउट स्लाइडिंग। आप देखते होंगे बॉल बेयरिंग पंखे के अंदर रहता है, बीच में रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। फ्रिक्शन हैज़ बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट, हैंस इट इज़ कॉल्ड नेसेसरी एविल। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एविल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी, एडवांटेजेस भी दिखाई देगा और कहीं कहीं पे डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलेगा। वन कैन वॉक बिकॉज ग्राउंड ऑफर ए फ्रिक्शन। जैसे आप चलते हैं ग्राउंड के ऊपर तो क्या करता है, फ्रिक्शन आपको जनरेट करता है, ठीक है, तभी आप क्या करते हैं ग्राउंड के ऊपर वॉक कर पाते हैं। नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फ्रिक्शन अगर रिड्यूस हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत गिर जाएंगे ग्राउंड के ऊपर। इन केस ऑफ लेस फ्रिक्शन वॉकिंग बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर फ्रिक्शन, अभी हमने कहा ना, फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत गिर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एज वी नो डैट ए पर्सन स्लीप ओवर द बनाना पील्स। देखते हैं बनाना पील्स, जो बनाना के जो छिलके होते हैं, अगर कहते हैं ना कि खा के जो बनाना के पील्स हैं उसको सड़क के किनारे ना फेंका कीजिए, कहीं डस्टबिन में डाल दीजिए। नहीं तो अगर वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, देखिए कैसे, अगर ये रोड है, ये क्या है, रोड पे रोड है, आप खाए बनाना, उसके पील्स जो छिलके होते हैं किनारे फेंक दिए। कोई आदमी अगर वॉक कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो उसका पैर इसके ऊपर पड़ेगा तो यहाँ पे इसके इनर सरफेस और ग्राउंड के टॉप सरफेस में जो कांटेक्ट रहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे ये रिड्यूस हो जाता है तो आदमी क्या होता है, गिर जाता है। जैसे पैर अपना रखता है उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। दिस हैपन बिकॉज द बनाना पील्स हैज स्लिपरी सरफेस एंड इट ऑफर ए वेरी लिटिल फ्रिक्शन टू द ग्राउंड। Thus, whenever a banana peel comes under the feet of a person, the person may slip and trip over because of less friction। अभी जैसे हमने आपको जिक्र किया ये बनाना पील्स के बारे में कि स्लिपरी हो जाता है, जिसके कारण से जो लोग, जो पर्सन जो मूव करते हैं रोड पे, अगर उनका फीट उसके ऊपर पड़ जाता है तो क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, जिसके कारण से वो गिर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। Thus the friction is necessary even for a simple task like walking। इसलिए फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो फिर आप अपने बॉडी को स्टैंड नहीं कर पाएंगे अर्थ के ऊपर। Similarly, it is difficult to walk over a muddy surface because it is this is because muddy surface offer very small friction to the surface of feet of a person। जैसे मान लीजिए कहीं पे चिकनी मिट्टी अगर होती है तो वहाँ पे भी चलना क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पैर क्या करता है आपका, स्लिप करता है। सोल्स जो ग्रुप्स बने रहते हैं सोल्स में, सोल्स मतलब जो जूते में नीचे जो कांटे की तरह निकले रहते हैं, अगर वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, क्रिकेट प्लेयर को आप देखे होंगे फील्ड में रहते हैं तो जो ग्रुप्स निकला रहता है उनका, और ग्राउंड से वो क्या करते हैं, क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि वो गिरे ना, स्लिप ना करें। नहीं तो बहुत तेज़ी से रन करके आते हैं, बॉल को कैच करते समय वो स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं। तो अगर वहाँ से ग्रुप्स निकला रहता है उनके सोल में तो ग्राउंड के कांटेक्ट में आते ही वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो गिरते नहीं हैं, स्लिप नहीं करते हैं। अगर वो नहीं रहेगा, नॉर्मल शू पहन के दौड़ेंगे तो वहाँ पे स्लिपरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा और जो ह्यूमन बीइंग रहेगा वो क्या होगा, गिर जाएगा। सोल्स ऑफ ए शू have grooves on them. Grooves soles offer more friction to the ground, which gives better grip while walking. Shoes or slippers with on
outsoles can be slippery. The type of vehicles have a tire tread for better grip over a road. When treads are worn out, the tires need to be replaced with a new one. जैसे कि आप लोग साइकिल चलाते हो या टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर हो, कभी कभी क्या होता है उसके जो ग्रिप बनती रहती है वो ग्रिप क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। जो जोड़ टाइप का, जो दाना दाना टाइप का निकला रहता है वो क्या हो जाता है, अगर ख़त्म हो जाता है तो सड़क से और उसके जो निकला रहता है, अगर जो ख़त्म हो जाता है तो स्लिपरी हो जाता है। जब आप ब्रेक मारते हो तो वो कुछ दूर जाके क्या होता है, स्टॉप होता है, क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन का जो कंडीशन है वहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से आप एक्सीडेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आप तुरंत क्या करना चाहिए उस केस में, अपने बाईसाइकिल का या आपके मोटरसाइकिल का जो टायर है उसको चेंज करा देना चाहिए ताकि उसमें फ्रिक्शन क्रिएट करे। राइटिंग विथ ए पेन इज़ पॉसिबल बिकॉज द पेपर ऑफर ए फ्रिक्शन टू द टिप ऑफ ए पेन। ऑन ए ऑयली पेपर फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस एंड सो इट डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन सच पेपर। जैसे आप लोग लिखते हैं पेन से कॉपी पे पेज के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तभी आप लिख पाते हैं। अगर वही पेज आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो स्लिपरी हो जाएगा। तो आप आसानी से, मान लीजिए आपने पॉइंटर आप रखे ऐसे, तो यहाँ पे लिखना शुरू किए तो स्लिप करके यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होता है, वो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। वाइल writing with a chalk on a board, the rough surface of the blackboard rub of the chalk because of such some of the particles of a chalk get stuck with the blackboard and writing become possible. Thus the friction play a very important role in our daily life. बहुत ही important है फ्रिक्शन आपके लाइफ के लिए भी। जैसे कि अगर कोई टीचर लिख रहा है, जैसे मैं ही लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिखता चलता रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा बोर्ड के ऊपर विद मार्कर कांटेक्ट में आने के बाद बोर्ड पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम आसानी से लिख नहीं पाएंगे। हम हाथ यहाँ पे रखे, पहुँच गया, मालूम चला कि हमारा हाथ आगे पहुँच गया। तो एक लेटर यहाँ पे लिखे नॉर्थ में तो दूसरा लेटर हम साउथ में लिखना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अगर इस तरह के कंडीशन आते हैं तो जब चौक से हम लिखते जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। सरफेस क्या होता है, उसका रफनेस होना शुरू हो जाता है। जब जहाँ रफनेस होना शुरू हो जाता है सरफेस, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जान जाते हैं कि हाँ इसके अंदर फ्रिक्शन अब क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन इज़ एन इविल टू, इट wears out the material like screw, ball bearing और soles of the shoe etc. देखिए फ्रिक्शन जो होते हैं इन सब जगहों पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इट कॉज लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए स्क्रू तो आप कसने के लिए कस दिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन, आपका रिब जो बने रहते हैं स्क्रू में, वो क्या करते हैं, आपको फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जब आप ऊँट के अंदर स्क्रू लगाना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हो, एनर्जी का लॉस होता है। कभी कभी स्क्रू जो है अंदर नहीं जाता है पेचकस से, तो आप लोग क्या करते हो, ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई करते हो, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। व्हाट हैपन व्हेन यू रब योर palm together for a few minutes, they become a hot. Similarly, a jar of a mixture become hot when it is run for a few minutes. In fact, when a machine is operated, heat is generated and its efficiency decreases. It causes a loss of energy. Thus, there is need to minimize the friction. देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम दोनों हाथ को ऐसे रगड़ते हैं, ये दोनों पाल्म को अगर हम लोग ऐसे रब करना शुरू कर देते हैं, तो देखेंगे इन दोनों के बीच में इस पाल्म के जो टॉप सरफेस है और इस पाल्म के जो टॉप सरफेस है, दोनों को जब रब करते हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे लगेगा कि भारी होना शुरू हो जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, हीट जनरेट होना शुरू कर देता है। तो इससे हमको ये एहसास हो जाता है कि हाँ, इन दोनों के सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है।
और एनर्जी जो है आपके हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बाहर जनरेट हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है। वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे आप बढ़ा सकते हैं? जब आपका जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रेक्स, द ब्रेक्स पैड्स या लाइनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द लाइनिंग एंड रिम ऑफ द व्हील। जैसे आप लोग ब्रेक लगाते हैं ना, उसमें रिम टाइप का बना रहता है, देखते होंगे रिम पे जैसे आप ब्रेक दाबते हैं तो वो क्या करता है, ग्रिप बना लेता है, पकड़ लेता है, तो क्या करता है वहाँ पे फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन वहाँ पे जनरेट होता है। टायर्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, व्हीकल्स विथ tread on a tires offer more friction which give better road grip। टायर के ऊपर जो ग्रिप बनी रहती है, रिब टाइप की बनी रहती है, जो टाइप का जो निकला रहता है वो क्या करता है, रोड के साथ ग्रिप बनाता है ताकि वो रोड और टायर को पकड़े रहे, और जब पकड़े रहेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सोल्स ऑफ ए शूज़ आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, जैसे सोल्स में नीचे वाला जो फीट वाला हिस्सा होता है शूज़ का, आप देखते होंगे उसमें भी क्या होता है, ग्रुप्स टाइप के बने रहते हैं, कांटे कांटे जैसे निकले रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ए जेवलिंग थ्रोअर, जो भाला वाला फेंकते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाथ में पाउडर लगाते हैं ताकि जब वो भाला जो जेवलिंग थ्रो करते हैं, जो उसका स्टिक रहता है और जो हैंड रहता है उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे, इसलिए वो क्या करते हैं, पाउडर लगाते हैं यहाँ पे हाथों में फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे कैसे कम किया जा सकता है? फ्रिक्शन को कम करने के लिए जैसे कि अगर आप सरफेस को पॉलिशिंग करते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन, अब देखिए हम लोग कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है या फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप सरफेस आपका पॉलिशिंग रहे, जैसे मान लीजिए आप फ्लोर है आपके घर में और सरफेस आपका पॉलिशिंग है, मतलब चिकना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे तुरंत गिर जाएंगे अगर आप वॉक करेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे सरफेस, जिस सरफेस पे आप चलेंगे और आपका फीट का जो बॉटम पोर्शन रहेगा, जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, और जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो वो फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, आप तुरंत आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस और बाय लुब्रिकेशन, देखिए मशीनरी जो टूल्स होते हैं, अगर हम उसमें ऑयलिंग ना करते रहें तो वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाता है, जाम हो जाता है ना, जैसे कि आपका पैडल में भी आप डालते हो, ठीक है, तो वहाँ पे रिंग में भी डालते हो, अगर ऑयलिंग आप नहीं करते रहोगे, सर्विसिंग नहीं कराते रहोगे बाइक को, तो क्या होता है, बाइक बहुत टाइट, स्पीड क्या हो जाती है उसकी, स्लो डाउन हो जाती है, ज़्यादा मोबिल खाना शुरू कर देता है, ज़्यादा ऑयल खाना शुरू करता है, स्पीडनेस कम हो जाती है, तो उसको टाइमली क्या कराते हैं हम लोग, सर्विसिंग कराते रहते हैं, ताकि जो हमारा जो स्पीड स्लो डाउन हो जाता है या उसके जो रिम जाम हो जाते हैं या उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा लगने लगता है, और फ्रिक्शन ज़्यादा लगने लगता है तो पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं, जब टकराना शुरू कर देते हैं तो टूट भी जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है उसके इंटरनल पार्ट। तो हम लोग अगर ऑयलिंग करते रहें तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा, हम उसकी इंटरनल पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑयलिंग अगर करते रहेंगे, ग्रीसिंग करते रहेंगे, या आपके साइकिल के जो चैन होते हैं उसमें अगर आप ऑयलिंग ना कराए, ग्रीसिंग ना कराए, तो अभी क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। तो हम लोग ग्रीसिंग ऑयलिंग जब कराते रहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम लगता है और बहुत ही कम अमाउंट फोर्स में आप पैडल के ऊपर लगाते हो और साइकिल क्या होता है, आपका मोशन में आ जाता है, मतलब मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे भी, वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है जब आप ऑयल या ग्रीस उस सरफेस पे लगाते हैं। तो बाय स्प्रिंकलिंग ए सॉफ्ट स्लिपरी और पाउडर ऑन दी सरफेस, जैसे आप लोग कैरम बोर्ड का देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैरम बोर्ड पे, आप देखते होंगे जब आप पाउडर डाल देते हैं तो स्ट्राइकर से जब स्ट्राइक करते हैं उसके, और जो गोटियाँ होती है उसको अगर स्ट्राइक करते हैं तो आसानी से क्या होता है, मूव करता है, क्योंकि उसका जो स्ट्राइकर के जो इनर सरफेस होता है और जो आपके कैरम बोर्ड के आउटर टॉप सरफेस रहता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है और आसानी से क्या होता है, आपके पॉइंटर मूव करता है।
बाई यूजिंग ए बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग या बॉल बियरिंग जैसे कि आप लोग फैन में लगाते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो। अब देखेंगे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, गैसेस और लिक्विड आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड। जब गैस और लिक्विड को दोनों को अगर हम मिक्सअप कर देते हैं तो हम क्या बताते हैं, इसको फ्लूइड बोलते हैं। ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो एंड टेक ए शेप ऑफ इट्स कंटेनर similar to the solid. Fluid also offer friction. If you have ever had to push your hand through the water in a tub or a pool, you might have experienced the fluid friction. Similarly, when an object moves through the air, it pushes the air out of the way and the air pushes back on the object. It creates a friction which tend to slow down the moving object. The friction offered by fluid is called drag. चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये कोई टब है, टब के अंदर आपने क्या किया, पानी डाल दिया। जैसे पानी डाला और इसमें हाथ डाल के आप मूव कराते रहिए ऐसे, तो आप देखेंगे एक तरह से फ्रिक्शन लगेगा पानी के अंदर। जो फ्रिक्शन लगता है पानी के अंदर या कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं फ्लूइड के अंदर वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो स्पीड के ऊपर निर्भर करता है और उस ऑब्जेक्ट के आकार के ऊपर, उसके शेप के ऊपर निर्भर करता है और उसके साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे मूव करता है उस फ्लूइड के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एरोप्लेन है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, किससे, हेलीकॉप्टर से, तो यहाँ पे जो है फ्लूइड फ्रिक्शन जो होगा वो एरोप्लेन का ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द हेलीकॉप्टर। और अदर ऑब्जेक्ट विच आर मेड टू मूव इन ए फ्लूइड आर मेड लाइक बोट शेप टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफर बाय द फ्लूइड। ए शेप विच इज़ पॉइंटेड ऑन बोथ एंड एंड वाइड एट द मिडिल इज कॉल्ड streamline shape. Such shape facilitate easier movement through the fluid. The shape of the aeroplane, ship and boat is made to be streamlined. Bird and the fish also have streamline shape. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर दोनों किनारे में आपका पॉइंटेड हो इस तरह, इधर भी पॉइंटेड हो, इधर भी पॉइंटेड हो और बीच में क्या हो, चौड़ा हो, तो इस तरह की बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर मूव करता है, फ्लूइड अभी आपको हमने बताया जब गैस और लिक्विड दोनों मिक्सअप होते हैं उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। अगर इस तरह की बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो अगर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा तो ग्रेटर क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए बर्ड फ्लाइंग in the air will face lesser fluid friction than the face by the airplane। क्योंकि साइज ऑफ द बर्ड जो है देखते हैं दोनों तरफ पॉइंटेड रहता है कि नहीं, बर्ड के अंदर भी और एरोप्लेन के अंदर भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो एरोप्लेन का साइज होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा एज कंपेरिजन टू द बर्ड, तो बर्ड के अंदर जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो कम लगेगा एज कंपेरिजन टू द एरोप्लेन। यहाँ पे आपका चैप्टर जो था फ्रिक्शन वो कंप्लीट होता है और आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने कॉपी के अंदर लिख लेंगे बुक के अंदर से। और कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं। इस साइंस में आपको मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया, एक फोर्स एंड प्रेशर और दूसरा हो गया फ्रिक्शन। ये दोनों चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर आपके कॉपी में होना चाहिए। अगर कोई डाउट है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं अपने डाउट को 8576879375 पे। थैंक यू।